नमस्ते, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं सिलेबस विथ रोहित। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारतीय कला की विकास यात्रा यानी इंडियन आर्ट फॉर्म्स का इवोल्यूशन। ये टॉपिक न सिर्फ आपको हमारे रिच हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराएगा बल्कि आपको ये समझने में मौका देगा कि हमारे देश की आर्ट किस तरह से समय के साथ डेवलप हुई। आर्ट यानी कला सिर्फ सुंदरता का प्रदर्शन नहीं होता, ये एक आईना है जो हमें समाज, संस्कृति और व्यक्ति की भावनाओं को दिखाता है। अगर आपको इंडियन कल्चर को डीपली समझना है तो इंडियन आर्ट फॉर्म्स को समझना भी जरूरी है। भारतीय कला एक ऐसी कहानी है जो प्री हिस्टोरिक भीमबेटका केव पेंटिंग से लेकर मुगल मिनिएचर और फिर मॉडर्न आर्ट मूवमेंट्स तक का सफर तय करती है। आज के पॉडकास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भारतीय कला प्राचीन समय से लेकर आज तक इवॉल्व होती रही है। आप समझेंगे कि कैसे पर्शियन, यूरोपियन और रीजनल प्रभावों ने आर्ट पर अपने अपने रंग छोड़े हैं। ये कहानी न सिर्फ आर्टिस्ट की है बल्कि हमारे कल्चरल हेरिटेज की भी है। इस जर्नी में हम प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग से शुरुआत करेंगे, जिसमें भीमबेटका के गुफा चित्र एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्ट, मौर्य और गुप्त डायनेस्टीज के स्तूपास और टेम्पल्स, चोला डायनेस्टी की ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, मुगल एरा के मिनिएचर्स और फाइनली आज के मॉडर्न आर्ट मूवमेंट्स तक के कवर करेंगे। अगर आपको हिस्ट्री, आर्ट या कल्चर में इंटरेस्ट है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं भारतीय कला के इस सफर को। प्री हिस्टोरिक आर्ट, भीमबेटका केव पेंटिंग्स। अब हमारी ये जर्नी शुरू होती है सबसे पहले फेज से, जो है प्री हिस्टोरिक इंडियन आर्ट यानी प्राचीन भारत की कला। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है भीमबेटका के केव पेंटिंग्स। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, दुनिया के सबसे पुराने रॉक शेल्टर्स में से एक है और यहाँ मिले केव पेंटिंग्स को लगभग 30,000 BC के आसपास का माना जाता है। ये केव पेंटिंग्स हमें प्री हिस्टोरिक मानव के जीवन का एक ग्लिम्स देती है। इन चित्रों में आपको हंटिंग सीन्स, एनिमल्स और डेली लाइफ एक्टिविटीज दिखाई देंगे। जानवर जैसे घोड़े, हिरन, भेड़िया और शिकारी व्यक्ति पत्थर और रूडिमेंट्री टूल्स का उपयोग कर रहे हैं। ये सब इन पेंटिंग्स का कॉमन थीम है। भीमबेटका के चित्र न सिर्फ सुंदर हैं बल्कि ये हमारे प्राचीन एंसेस्टर्स की क्रिएटिव साइड को दिखाते हैं। ये लोग नेचुरल एलिमेंट्स का यूज करके पेंटिंग बनाते थे, जैसे गेरू, काला रंग चारकोल से और कुछ रंग पत्थरों को पीस कर बनाए गए थे। इन प्री हिस्टोरिक लोगों के पास एडवांस टूल्स नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी इमेजिनेशन को इन रॉक्स पर बनाया चित्र के रूप में और अमर कर दिया। अगर आप अपनी आंखों के सामने ये तस्वीर बनाएं तो सोचिए एक बड़ा सा पत्थर का कैनवस जिसमें एनिमल्स और ह्यूमंस को सिंपलिस्टिकली ड्रॉ किया गया है। हर पेंटिंग में एक कहानी छुपी हुई है। शिकारी शिकार कर रहे हैं, कुछ लोग डांस या ग्रुप एक्टिविटीज कर रहे हैं और कहीं एनिमल्स के झुंड एक साथ भाग रहे हैं। इन केव पेंटिंग्स का हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। ये भारत के सबसे पहले आर्ट फॉर्म्स में से एक है जो हमें प्री हिस्टोरिक भारत के समाज और जीवन का दर्शन करवाते हैं। इन चित्रों को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स नेचर से कैसे जुड़े हुए थे और उनके जीवन का प्रमुख फोकस सर्वाइवल और हंटिंग था। भीमबेटका के चित्र हमारी आर्ट हिस्ट्री के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताते हैं कि कला का सफ़र इतना पुराना है कि जब लोग लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे तब भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स और अपने जीवन के प्रमुख मोमेंट्स को आर्ट के माध्यम से एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था। इस प्री हिस्टोरिक आर्ट के बाद हम अगले पार्ट में चले जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियन आर्ट ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म लिया। अर्ली सिविलाइजेशंस, इंडस वैली आर्ट, टाइमलाइन 3300 BCE टू 1300 BCE। अब हम चलते हैं भारतीय कला के अगले पड़ाव की तरफ, जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का युग। इस समय का आर्ट और क्राफ्ट्समैनशिप भारत की सभ्यता के सबसे पहले शहरी और सोफिस्टिकेटेड रूप को दिखाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे नगरों के लिए फेमस है, दुनिया का सबसे एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक थी। इस युग के मेजर आर्ट फॉर्म्स में सील्स, टेराकोटा फिगरीन्स, पॉटरी और ज्वेलरी शामिल हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों में कला का बहुत सुंदर प्रदर्शन होता था। सील्स यानी छोटी मूर्तियाँ या स्टैम्प्स, जो प्राचीन भारत में मुद्रा का काम करती थी, उनमें इंट्रिकेट डिजाइन्स और फिगर्स बनाए गए हैं। सबसे फेमस पशुपति सील है।
जिसमें एक व्यक्ति को योगी की तरह बैठा दिखाया गया है जिसके इर्द गिर्द एनिमल्स हैं। ये सिर्फ प्राचीन भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का रिप्रेजेंटेशन थी। टेराकोटा फिगरिन्स में जानवरों, नारियों और देवताओं का प्रतीक दिखाए गए हैं। ये हमें इस सिविलाइजेशन के रिलीजियस और सोशल बिलीव्स के बारे में जानकारी देते हैं। एक फेमस टेराकोटा फिगर डांसिंग गर्ल के रूप में मिलती है, जो उस समय के लोगों के व्यक्तिगत जीवन और श्रृंगार पर फोकस को दर्शाती है। इस युग में पॉटरी भी एक मेजर आर्ट फॉर्म थी। इंडस वैली के लोगों ने काफी एडवांस पॉटरी टेक्निक्स डेवलप की थी। रेड एंड ब्लैक पॉटरी में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और जानवरों के डिजाइन्स बनाए जाते थे, जो उनके क्रिएटिव और टेक्निकल स्किल्स का प्रमाण है। और अगर हम मेटल वर्क और बीड मेकिंग की बात करें तो इंडस वैली के लोग बहुत एडवांस थे। बीड्स को बहुत ही सुंदरता से बनाया जाता था और मेटल से इंट्रिकेट ज्वेलरी और टूल्स बनाए जाते थे। उनका मेटल क्राफ्ट्समैनशिप उस समय के लिए काफ़ी एडवांस माना जाता था। ये सब चीज़ें उनके आर्किटेक्चर से भी जुड़ी हुई थी। मोहनजोदाड़ो का फेमस ग्रेट बाथ अर्बन प्लानिंग और आर्ट का एक मिसाल है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे कला और फंक्शनैलिटी का कॉम्बिनेशन एक सोफिस्टिकेटेड अर्बन लाइफ को दर्शाता है। इस युग में केव पेंटिंग से एक शिफ्ट होता है। आर्ट ज़्यादा फंक्शनल और डेकोरेटिव फॉर्म ले लेता है। अब आर्ट का उपयोग सिर्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए नहीं बल्कि शहरी जीवन के अलग अलग पहलुओं में भी होता है, जैसे ज्वेलरी, पॉटरी और अर्बन आर्किटेक्चर। अब हम चलते हैं मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पीरियड की तरफ। टाइमलाइन 322 BCE to 184 BCE for Maurya dynasty and 200 BCE to 300 CE पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब हम आते हैं मौर्यन काल पर, जिसे भारतीय कला के डेवलपमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट फेज माना जाता है। मौर्य डायनेस्टी का आर्ट विकसित और धार्मिक था, जिसमें अशोकन पिलर और स्टोन स्कल्पचर्स ने एक नया अध्याय लिखा। मॉडर्न आर्ट ने सॉलिड और ड्यूरेबल मटेरियल्स का यूज किया और स्टोन कार्विंग को एक नए लेवल पर लेकर गए। इसका सबसे फेमस उदाहरण है लैंड कैपिटल ऑफ अशोका, जो आज भारत के नेशनल एम्बलम के रूप में भी जाना जाता है। अशोकन पिलर्स, जो एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में एस्टेब्लिश किए गए थे, बुद्धा के टीचिंग्स और धम्म का प्रचार करते थे। इन पिलर्स पर कार्व्ड इंस्क्रिप्शंस और धार्मिक संदेश मिलते हैं, जो अशोका के समाज और संस्कृति को धार्मिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास को दिखाते हैं। मौर्य पीरियड का एक और मेजर आर्ट फॉर्म था स्तूपास, जिसमें सांची स्तूपा सबसे प्रमुख है। ये स्तूपास धार्मिक महत्व रखते थे और उन पर डिटेल्ड कार्विंग्स होती थी। स्तूपा की आर्किटेक्चर में सर्कल और सिमेट्री का उपयोग होता है, एक धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था। सांची स्तूपा के गेटवेज पर बने कार्विंग्स बुद्धा के जीवन के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को दर्शाते हैं, जैसे उनका जन्म, एनलाइटनमेंट और निर्वाण। ये कार्विंग्स इतनी विस्तार में और सुंदर हैं कि आज भी वो प्राचीन भारत के स्कल्पचर के महत्व को और महानता को प्रदर्शित करती हैं। इस समय पर बुद्धिज्म का प्रभाव भारतीय कला पर डीपली दिखाई देने लगा था। आर्ट और आर्किटेक्चर को धार्मिक भावनाओं के प्रदर्शन के रूप में देखा जाने लगा। बुद्धा के जीवन के प्रमुख पल, उनके आशीर्वाद और शांति के संदेश को कार्विंग्स और स्कल्पचर्स में स्थापित किया गया। मौर्य साम्राज्य के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड का सफर शुरू होता है, जिसमें हम दो मेजर स्कूल्स ऑफ आर्ट देखते हैं, गंधारा और मथुरा। गंधार स्कूल में हमें हेलेनिस्टिक यानी ग्रीक इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, जो इस युग का एक यूनिक फीचर था। ग्रीक स्टाइल में बुद्धा के स्कल्पचर्स बनाए गए थे, जिसमें बुद्धा के सीरीन और पीसफुल चेहरे को फोकस किया गया है। गंधार स्कल्पचर्स में फेशियल फीचर्स शार्प और ग्रीक स्टाइल के अकॉर्डिंग दिखाई देते हैं, जैसे उनके कर्ली हेयर्स और रियलिस्टिक बॉडी पोस्चर्स। मथुरा स्कूल के कॉन्ट्रास्ट में ट्रेडिशनल भारतीय स्टाइल दिखाई देती है। मथुरा के बुद्धा के स्कल्पचर्स मोर स्पिरिचुअल और सिंपल फॉर्म से बनाए गए। यहाँ हम एक अलग भारतीय आइडेंटिटी देखते हैं जो ग्रीक इन्फ्लुएंस से परे थी। अब बात करेंगे हम गुप्ता पीरियड की, द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट। टाइमलाइन 320 CE to 550 CE। अब हम आते हैं गुप्ता काल पर, जो भारतीय कला और संस्कृति का गोल्डन एज माना जाता है। इस युग में आर्ट और कल्चर ने अपने शिखर को छुआ और इस समय के कंट्रीब्यूशन ने भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को एक नया रूप में बदला।
गुप्ता साम्राज्य के समय आर्ट के ऑलमोस्ट हर फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस का था। स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, सभी जगह पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। इस युग में सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो है स्कल्पचर का विकास। गुप्ता पीरियड के स्कल्पचर्स ह्यूमन फॉर्म्स को एलिगेंट, सिंपल और डिवाइन तरीके से डिपिक्ट करते थे। बुद्धा के स्कल्पचर्स जो इस युग में बनाए गए उनमें काल्मनेस और स्पिरिचुअल ब्यूटी का प्रदर्शन होता है। उनका चेहरा शांति और एक आत्मा की अनुभूति को रिफ्लेक्ट करता है। यह समय टेम्पल आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट का भी था। उदयगिरी केव्स इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उदयगिरी केव्स के अंदर की कार्विंग और स्कल्पचर्स को देखा जाए तो हम समझ पाते हैं कि इस समय के आर्टिस्ट का ध्यान इंट्रिकेट डिटेल्स और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स पर कितना था। यहाँ पर विष्णु के अवतार्स को भी डिपिक्ट किया गया है, जिसमें विष्णु के वाराह अवतार बहुत ही फेमस है। गुप्ता पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर का फुल फ्लेज्ड विकास देखने को मिलता है। पहली बार हमें प्रॉपर स्टोन टेम्पल्स मिलते हैं जो एक स्टैंडर्ड लेआउट और स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। इस समय के टेम्पल्स भारतीय रिलीजियस थॉट और ज्यादा मजबूत करते हैं। इन टेम्पल्स का स्ट्रक्चर धार्मिक भावना और कला का एक सुंदर संगम है। उनकी डिजाइन में स्पिरिचुअलिटी और आर्ट का डीपेस्ट कनेक्शन देखने को मिलता है। और अगर हम पेंटिंग की बात करें तो अजंता और एलोरा केव्स के नाम सबसे पहले आते हैं। अजंता केव्स के म्यूरल्स दुनिया भर में फेमस हैं। ये बुद्धा के जीवन को विविध कलर और फॉर्म्स के साथ डिपिक्ट करते हैं। उनमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है कि कैसे उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज को एक्सप्रेस किया। ये म्यूरल्स सिंपल कलर से बनाए गए हैं, पृथ्वी से निकले रंग, नेचुरल डाइज का यूज करके, जो उन्हें एक प्राचीन लेकिन जीवंत रूप देती हैं। अजंता केव्स में हर म्यूरल एक कहानी सुनाता है। बुद्धा के जीवन के अलग अलग पल, जैसे उनका जन्म, एनलाइटनमेंट और टीचिंग्स, ये सब चीज़ें बड़े ही सुंदर और सजीव रूप में दिखाई देती हैं। इनमें जो डिटेलिंग है, जैसे कपड़ों का टेक्सचर, चेहरों का एक्सप्रेशन और नेचर का प्रदर्शन, सब कुछ बहुत रियल और स्पिरिचुअल लगता है। ये पेंटिंग्स बस एक विशाल ट्रीट नहीं हैं, बल्कि उनमें भारतीय धार्मिक सोच और कला का डीपेस्ट प्रभाव दिखाई देता है। एलोरा केव्स जो बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन इन्फ्लुएंस का एक सुंदर मिश्रण है, वो भी गुप्ता पीरियड का एक और महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर आपको इंट्रिकेट स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं जो धर्म और कला का डीप इंटीग्रेशन प्रदर्शित करते हैं। गुप्ता साम्राज्य के युग में जो इम्पोर्टेंट चीज समझने लायक है वो है भारतीय टेम्पल आर्किटेक्चर का विकास। टेम्पल का जो डिजाइन, लेआउट और स्ट्रक्चर इस समय डेवलप हुआ, उसी ने बाद के युगों में और इलोबरेट आर्किटेक्चर को जन्म दिया। ये आर्किटेक्चर भारतीय संस्कृति के धार्मिक थॉट प्रोसेस का एक इटर्नल प्रतीक बन गया। अब बात करेंगे हम मिडिवल इंडियन आर्ट, चोलास, ब्रॉन्ज स्कल्पचर एंड मुगल मिनिएचर्स। टाइमलाइन 600 CE to 1700 CE। अब हम मध्यकालीन भारत के कलाकारों के काम पर नजर डालते हैं। जिस समय भारत के कला और संस्कृति के विकास में एक और महत्वपूर्ण युग था। चोला डायनेस्टी के शासकों ने अपने शासनकाल में धार्मिक कला का एक नए रूप में प्रस्तुत किया और बाद में मुगल साम्राज्य ने पर्शियन और यूरोपियन प्रभाव के साथ एक यूनिक पेंटिंग स्टाइल को जन्म दिया। आइए इस युग की कला को दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स और मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। चोला काल 9th to 13th सेंचुरी का भारत के कला इतिहास में एक विशेष स्थल है। चोला शासकों ने ब्रॉन्ज स्कल्पचर को एक नई ऊंचाई दी, जो आज भी कला के क्षेत्र और धार्मिक आस्था के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। सबसे प्रमुख जो फिगर है वो है नटराज का, जो कि लॉर्ड शिवा का एक रूप है, लॉर्ड ऑफ डांस। इस स्कल्पचर में शिवा को कॉस्मिक डांस यानी तांडव करते हुए दिखाया गया है। नटराज की मूर्ति को देखा जाए तो हर एंगल, हर पोज बहुत ही थॉटफुली डिजाइंड है। शिवा का एक पैर अपने ऊपर उठाए हुए हैं, दूसरे पैर से एक असुर इग्नोरेंस का प्रतीक को दबाए हुए दिखाई देते हैं। और ये डांस एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है यूनिवर्स के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का, जो शिवा के डांस के द्वारा दिखाया गया है। चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर के विकास में एक इम्पॉर्टेंट बात जो समझनी जरूरी है वो है उनका क्राफ्ट्समैनशिप। ये स्कल्पचर एक स्पेसिफिक टेक्निक से बनाए गए थे जिसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स कहा जाता है। इसमें पहले एक वैक्स की मूर्ति बनाई जाती थी,
फिर उस पर क्ले का लेयर लगाकर उसे मोल्ड बनाया जाता था। जब वैक्स को मेल्ट कर दिया जाता था तो उस जगह ब्रॉन्ज को डाला जाता था और फिर उससे पॉलिश करके फाइनल स्कल्पचर तैयार होता था। यह प्रोसेस बहुत इंट्रिकेट होता था और जो प्रिसीजन इस टेक्निक में दिखाई देता है वो कलाकार की मेहनत और समर्पण को प्रदर्शित करती है। इस युग के स्कल्पचर्स की एक और खासियत थी उनका धार्मिक संबंध। चोला स्कल्पचर्स के टेम्पल वर्शिप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। इन्हें मंदिरों के अंदर रखा जाता था और भगवान की प्रतिमा के रूप में पूजा किया जाता था। ये एक ऐसी कला थी जो सिर्फ देखने के लिए नहीं थी बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का हिस्सा थी। मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स। अब हम बात करते हैं मुगल पीरियड की और जो मध्यकालीन भारत के दूसरे सिग्निफिकेंट आर्ट फॉर्म का जन्म देता है। मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करते हैं तो हमें पर्शियन प्रभाव को समझना होगा जो मुगल साम्राज्य के साथ भारत में आया। मुगल रूलर्स खासकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां आर्ट के बड़े पैटर्न्स थे। उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग्स को अपने समय का एक इम्पॉर्टेंट कलात्मक मीडियम बनाया। मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत ही डिटेल्ड और इंट्रिकेट ब्रश वर्क के लिए फेमस है। ये फेमस पेंटिंग्स छोटे साइज की होती थी लेकिन उनमें जो डिटेलिंग होती थी वो छोटे से छोटी चीज को भी जीवंत बनाती थी। अकबर के समय में मुगल पेंटिंग्स का एक बड़ा विकास हुआ। उन्होंने पर्शियन आर्टिस्ट को अपने कोर्ट में बुलाया और उनसे इंडियन आर्टिस्ट को ट्रेन करवाया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक यूनिक स्टाइल डेवलप हुई जो पर्शियन और इंडियन कला का संगम थी। इस स्टाइल में ब्राइट कलर्स, नेचर के एलिमेंट्स और ह्यूमन फिगर्स का एक इंट्रिकेट मिश्रण होता था। पर्शियन प्रभाव के कारण मुगल पेंटिंग्स में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और आर्किटेक्चरल प्रिसीजन का दिखना कॉमन था। जहांगीर के समय में मुगल पेंटिंग्स अपने पीक पर थी। जहांगीर को नेचर और बर्ड्स का बहुत शौक था और उन्होंने अपने आर्टिस्ट से ऐसी थीम्स पर पेंटिंग्स बनवाई जो नेचर और बर्ड्स को सेलिब्रेट करती थी। जहांगीर के रेन में नेचर को इस तरह डिपिक्ट किया गया जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। पेंटिंग्स में पेड़ पौधे, एनिमल्स और पक्षी सभी का प्रदर्शन विविध और डिटेल तरीके से होता था। शाहजहां के समय में मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स में रोमांटिक और आर्किटेक्चरल थीम्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। ताजमहल का भी प्रभाव इन पेंटिंग्स में दिखाई देता है। शाहजहां के समय में नेचर और ह्यूमन फिगर्स के अलावा बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स, गार्डन्स और पैलेसेस को बहुत आर्टिस्टिक तरीके से डिपिक्ट किया गया। इससे ये समझ में आता है कि उनका इंक्लिनेशन ग्रैंडियोर और ब्यूटी को शोकेस करने पर था। मुगल पेंटिंग्स में यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी देखा जा सकता है। जहांगीर के समय में यूरोपियन पेंटिंग्स और प्रिंट्स भारत में आए जो शेडिंग, पर्सपेक्टिव और रियलिज्म को मुगल आर्ट में इंट्रोड्यूस करने का कारण बने। इसका एक उदाहरण हम उन पोर्ट्रेट्स में देख सकते हैं जिसमें ह्यूमन फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से डिपिक्ट किया गया है जो कि पहले मुगल पेंटिंग्स में नहीं होता था। ये दोनों आर्ट फॉर्म्स, चोला के ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स और मुगल के मिनिएचर पेंटिंग्स, अपने अपने समय के प्रतिनिधित्व करते हैं। चोला स्कल्पचर्स धार्मिक भावनाओं को एक डिवाइन फॉर्म में प्रदर्शित करने में लगे थे, जबकि मुगल पेंटिंग्स एक अलग ही सांस्कृतिक मिश्रण और आर्टिस्टिक फिनिश को डिपिक्ट करती हैं। यहाँ से हमें समझ आता है कि भारत की कला तभी स्टैग्नेट नहीं रही बल्कि हर युग में नए रंग और नए फॉर्म्स के साथ इवॉल्व होती रही। अब हम बात करेंगे कॉलोनियल पीरियड की, जिसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस एंड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की बात करेंगे। टाइमलाइन 750 CE टू 1947 CE। अब आते हैं एक ऐसे समय पर जो भारतीय कला के लिए एक बड़ी बदलाव का कारण बना, कॉलोनियल पीरियड। इस दौरान भारत में यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स का आगमन हुआ जो सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा बल्कि हमारी कला और संस्कृति पर भी अपना असर छोड़ गया। यूरोपियन प्रभाव के कारण इंडियन आर्ट में एक नया ट्रेंड का जन्म हुआ, रियलिज्म और पोर्ट्रेचर। पहली बार भारतीय कलाकारों ने यूरोपियन टेक्निक्स को अपनाकर पेंटिंग्स में डेप्थ, शेडिंग और रियल लाइफ इमेजेस को डिपिक्ट करना शुरू किया। इस प्रभाव का सबसे बड़ा प्रतिनिधि थे राजा रवि वर्मा, जिन्होंने यूरोपियन टेक्निक्स का उपयोग करके इंडियन माइथोलॉजी और फोकलोर के कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक और लाइफ लाइक तरीके से कैनवस पर उतारा। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स ने भारतीय थीम्स को एक नई रूपरेखा दी, जिसमें उन्होंने धार्मिक और मिथिकल कथाओं को यूरोपियन पेंटिंग्स टेक्निक के साथ जोड़ा। उन्होंने माइथोलॉजिकल फिगर्स जैसे शकुंतला, कृष्णा और रामा का विविध डिटेल और रियलिज्म के साथ दर्शाया।
इनका काम एक मिसाल था कि कैसे यूरोपियन रियलिज्म को भारतीय कलाकारों ने अपनाया बिना अपने रूट्स को छोड़े। इस दौरान एक दूसरा महत्वपूर्ण आर्ट मूवमेंट भी उभर कर आया, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। इस मूवमेंट का जन्म हुआ एज अ रिएक्शन टू यूरोपियन प्रभाव और इसका नेतृत्व किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल स्कूल के मुख्य लक्ष्य था भारतीय ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को दोबारा से जीवित करना, जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान कमजोर पड़ गए थे। ये मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय पहचान के निर्माण का एक हिस्सा बन गए, खासकर जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई जोर पकड़ रही थी। अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके साथियों ने एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू किया, जिसमें उन्होंने भारतीय थीम्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स को फिर से फोकस में रखा। इस मूवमेंट ने यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल का विरोध करते हुए भारतीय आइडेंटिटी को कला के माध्यम से उभारने की कोशिश की। इस वक्त के कई कलाकारों ने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अपनी आर्ट के जरिए राष्ट्रीय भावना को डिपिक्ट किया, जो देश के स्वतंत्रता के सपने से जुड़ा हुआ था। अब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडियन आर्ट मूवमेंट्स की। भारत के स्वतंत्रता के बाद इंडियन आर्ट में एक नए युग की शुरुआत हुई। आज़ादी के बाद भारतीय कला में मॉडर्निज्म को अपनाया और कलाकारों ने नए एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। ये समय आर्ट के लिए एक ऐसी ट्रांजिशन का था जिसमें ट्रेडिशनल थीम्स के साथ नए ग्लोबल आइडियाज को इंटीग्रेट किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कई महान कलाकारों का उदय हुआ, जो मॉडर्न इंडियन आर्ट के पिलर बन गए। एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा और एफ.एन. सौजा जैसे कलाकारों ने भारतीय कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ये आर्टिस्ट मॉडर्न आर्ट के पायोनियर्स बने और इन्होंने अपने काम में एब्स्ट्रैक्ट और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल्स को दिखाया, पर इसके बावजूद इन्होंने अपने आर्ट में भारतीय थीम्स को बरकरार रखा। एफ.एन. सूजा ने अपनी आर्ट में ब्रूटल और बोल्ड फॉर्म का यूज किया, जो एक रेबेलियन को दर्शाता था कॉलोनियल माइंडसेट के खिलाफ। उनके काम में केओस और एनर्जी दिखती थी, जो पोस्ट कॉलोनियल भारत की एक नई एनर्जी को प्रदर्शित करती थी। सूजा के काम में स्पिरिचुअलिटी के साथ एक पॉलिटिकल कमेंट्री भी होती थी। फिर है सईद हैदर रजा, जिनके काम में हम ज्योमेट्रिकल अब्स्ट्रैक्शन देखते हैं। भारत के स्पिरिचुअल एसेंस को वाइब्रेंट कलर्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के माध्यम से एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने अपने काम में बिंदु का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जो भारतीय स्पिरिचुअलिटी का एक महत्वपूर्ण सिंबल है। रजा के काम में हम एक बैलेंस देखते हैं ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच। एम.एफ. हुसैन, जिन्हें पिकासो ऑफ इंडिया कहा जाता है, अपने बोल्ड स्ट्रोक्स और पावरफुल फिगर्स के लिए जाने जाते हैं। हुसैन ने अपने पेंटिंग्स में इंडियन माइथोलॉजी, फोकलोर और मॉडर्न थीम्स का एक अलग ही अंदाज में प्रदर्शन किया। उनकी आर्ट भारतीय संस्कृति के मल्टीफेसेटेड नेचर को शोकेस करती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस भारतीय कला के नए ट्रेंड्स में ग्लोबलाइजेशन का असर भी देखा गया। भारतीय कलाकारों ने अपनी आर्ट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाया और अपनी आइडेंटिटी को एक नई रोशनी में पेश किया। कला सिर्फ एस्थेटिक्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों पर भी एक प्रभाव छोड़ने लगी। भारतीय कला अब एक ऐसे स्टेज पर है जहां ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस के साथ लोकल फ्लेवर्स का मिश्रण हो रहा है। मॉडर्न इंडियन आर्ट अब सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल चेंजेस और ग्लोबलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करती है। ये आर्ट एक डायलॉग है कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी के साथ और हमेशा इवॉल्विंग है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा भारतीय कला के विकास की। केव पेंटिंग से लेकर मॉडर्न अब्स्ट्रैक्ट आर्ट तक हमने देखा कैसे भारतीय कला ने अपने रंग और रूप को समय के साथ इवॉल्व किया है। हर युग ने इस कला को एक नई दिशा दी और आज हम एक ऐसे आर्ट सीन के हिस्सा हैं जो ग्लोबल और लोकल का एक सुंदर संगम है। हमारे अगले एपिसोड में हम एक नए रोचक टॉपिक के साथ फिर आएंगे। मैं हूं रोहित और आप देख रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।